हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लीगल केस स्टडी पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रेश। अब आप इसे रीचे भी पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। 1875 LR 7HL 653। सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। द लैंडमार्क केस इन इंग्लिश कंपनी लॉ दैट डील विद द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस विच ट्रांसलेट टू बियॉन्ड द पावर्स। इस केस लॉ में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। दिस डॉक्ट्रिन रिस्ट्रिक्ट companies from engaging in activities that go beyond the objectives and power specified in their memorandum of association। अब यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन है ये कहता है कि जो भी आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उससे बाहर जा करके आप जो है किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। दिस केस लाइज इन इट्स लीगल प्रेसिडेंट विच इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट कंपनीज कैन नॉट एक्सीड द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ये कहता है कि ये केस कहता है कि जो भी लीगल प्रेसिडेंट है पुराने, वो यही इस्टेब्लिश करते हैं इस प्रिंसिपल को कि कंपनी जो है, जो भी उसकी पावर है, जो भी उसका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्लॉज है, उससे बाहर नहीं, वो जो भी उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उससे बाहर वो नहीं जा सकते। मतलब उससे बियॉन्ड जा करके कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या फिर काम नहीं कर सकते हैं जो कि उसके उसके अकॉर्डिंग ना हो। अब इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। Asbury Railway Carriage and Iron Company Limited was a company incorporated under the Companies Act of 1862। अब यहाँ पे एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 1862 के अकॉर्डिंग बनी होती है। द क्लॉज 3 of the Memorandum of Association, the document that defined its objectives, stated that the company was formed to make and sell railway carriages, wagon, and other iron-related machinery and products, to carry on the business of mechanical engineers and general contractor। अब यहाँ पे जो क्लॉज 3 होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो उस कंपनी का होता है डॉक्यूमेंट, उसमें ये ऑब्जेक्टिव उसके साफ साफ लिखे होते हैं कि ये कंपनी जो है किस किस फील्ड में जो है अपना काम करेगी और क्या क्या काम करेगी। तो उसमें जो है साफ साफ मेंशन होता है कि ये जो है मेक और सेल करेगी रेलवे कैरेजेस, वैगन और अदर आयरन रिलेटेड जो मशीनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये काम करेगी। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो काम होता है, बिजनेस है, वो करेगी। और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर आपको दिख रहा है, इसी को लेकर के आके पूरा विवाद खड़ा होगा। द डायरेक्टर्स ऑफ एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद रेश, ए बिजनेसमैन, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं एसबरी रेलवे कैरेज कंपनी के, वो जो है रीश, मतलब रीश या रीचे, जो भी आपको इसे पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन रीश ही है। तो ये जो बंदा होता है रीश, उससे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं कि जो रीश होता है उसको बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ का जो रेलवे का एक जो रूट होता है एंट्वेप से टॉर्ने तक, वो बनाने के लिए ठेका मिल जाता है रीश की कंपनी को। अब जो ये एसबरी रेलवे कैरेज होती है, ये उससे जो है एग्रीमेंट कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई हम जो है मिल करके और हम इसे बना देंगे, इस जो रूट है उसको बना देंगे, और जो भी फाइनेंस उसमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसमें ऐड ऑन करेंगे और पैसा देंगे इसे बनाने के लिए। और उसके बदले में जो भी उसको, जो रीच की कंपनी को जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी ये कंपनी बनाती है एसबरी रेलवे, वो उसे उसके बदले वो भी प्रोवाइड करवाएगी। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड, some shareholders and directors of Asbury Railway Carriage and Iron Company Limited raised objections, arguing that the company did not have the legal authority to enter into a contract because it was beyond the scope of company's objects clause। अब जब ये इसके डायरेक्टर और जो कुछ जो इसके लोग होते हैं वो साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एसबरी रेलवे कंपनी और रेश की जो कंपनी होती है उसमें आपस में, उसके बाद जो शेयर होल्डर होते हैं उस कंपनी का और जो कुछ और डायरेक्टर होते हैं वो इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन करते हैं मीटिंग में कि ये जो कंपनी एसबरी रेलवे कैरियर, ये तो जो है कर ही नहीं सकती है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें तो ये चीज़ लिखी नहीं है कि भाई वो जो रेलवे का कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें तो जो कैरेज है, वैगन है, आयरन रिलेटेड है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वही कर सकते थे। तो इस तरीके का तो कोई वो ठेका ले ही नहीं सकते कंस्ट्रक्शन का, तो रेलवे के कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे जो है वो मीटिंग में सवाल उठाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं।
तो इसको लेकर के ये सवाल उठता है कि भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जब ये चीज़ आई नहीं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसे साइन किया गया। The company's board of directors canceled the contract with Resh. The company argued that the contract was ultra-virus, meaning it was beyond the company's legal capacity and therefore void from the start. अब जब ये सवाल उठता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और जो ज़्यादातर शेयर होल्डर होते हैं वो मीटिंग में सवाल उठाते हैं कि भाई हम तो ये कर ही नहीं सकते थे, आपने जो है ये गलत तरीके से किया, बियॉन्ड द पावर जाके किया। तो फिर इस चीज़ को लेकर के वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैंसिल कर देती है एसबरी रेलवे कैरेज कंपनी रीच के साथ। Rish, however, did not accept the cancellation. He proceeded to sue Asbury Railway Carriage and Iron Company Limited for breach of contract and seeking damages. अब यहाँ पे जो बंदा होता है जिसको नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है रीश जो होता है वो जो है इस चीज़ को लेके सवाल उठाता है और वो बोलता है कि मैं नहीं मानता कि भाई आप ये इस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। वो और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो ही जाता है तो फिर वो जो है एसबरी रेलवे कैरेज के ऊपर जो है दावा ठोक देता है कि भाई इन्होंने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, मुझे डैमेजेस दिया जाए। अब इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट विद रीच वाज अल्ट्रा वायरस। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो कोर्ट के सामने आता है वो यही आता है कि जो रीच के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था क्या वो अल्ट्रा वायरस था या नहीं था। Whether the company could be beyond by the agreement despite it being outside the scope of its objects clause। और दूसरा सवाल यही होता है कि क्या कंपनी जो है अपने जो जो उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव लिखे हुए उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके बियॉन्ड जा करके कोई एग्रीमेंट कर सकती है, क्या ऐसा कोई स्कोप है। अब इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। द हाउस ऑफ लॉर्ड डिलीवर्ड अ जजमेंट इन फेवर ऑफ एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ruling that the contract with Rish was ultra virus and therefore void ab initio, मतलब void for the beginning। अब यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है वो अपना ये जजमेंट डिलीवर करता है कि जो एसबरी रेलवे कैरेज कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था रीच के द्वारा वो जो है अल्ट्रा वायरस था, और अल्ट्रा वायरस था तो इसलिए जो है वाइड एब इनिशियो हो गया, यानी कि शुरुआत से ही पहले दिन से जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन से ही वो जो है बिल्कुल ही वाइड था। द कोर्ट हेल्ड दैट company had no legal power to enter into the contract for financing the construction of railway line in Belgium as it was outside the scope of the company memorandum of association। अब यहाँ पे कोर्ट ये साफ साफ सवाल उठाता है कि भाई कंपनी के पास तो ऐसी कोई लीगल पावर ही नहीं थी कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और जो है फाइनेंस करे उस रेलवे जो लाइन बननी है बेल्जियम में रीच के द्वारा, उसका जो भी पैसा वो देने के लिए तैयार थे कि भाई चलो मिल करके कर लेते हैं और हम इसमें पैसा लगाएंगे और आप बनाओ। तो वो कोर्ट कहता है कि भाई इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि ये किसी को फाइनेंस कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी रेलवे लाइन का, एज इट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट the term general contractor must be taken to indicate the making generally of the such contract as are concerned with the business of mechanical engineers and not the making of contract of any every description, for instance fire and marine insurance। अब यहाँ पे कोर्ट जो है इस बात को क्लियर कर देता है क्योंकि ये जो पूरा विवाद है ना वो इसलिए खड़ा उठता है क्योंकि जो रीच होता है वो कहता है कि जो इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स के आगे जो है जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी लिखा हुआ है। अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये इस तरीके की चीज़ें जो है कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट कहता है कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है ना इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो भी मतलब उससे पहले जो भी लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि कहीं पे भी किसी लॉ में कोई चीज़ लिखी हुई है और उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए एक हाईवे है, उस हाईवे पे क्या क्या चीज़ें चलेंगी उसके जो है लिखे हुए हैं लॉ में, जो है सब चीज़ें एग्जाम्पल में लिखी हुई है, यानी कि 4 व्हीलर चल सकता है, 2 व्हीलर चल सकता है, ऑटो टैक्सी ये सब लिखा हुआ है और आगे उसके आगे जो है एक्सेट्रा लिख दे मान लीजिए, ठीक है। तो अब कोई कहे कि जी इसके आगे एक्सेट्रा लिखा था तो हम तो इसमें जो है प्लेन भी उतार देंगे, ठीक है, हाईवे पे। तो इस तरीके की चीज़ नहीं होती है, इसमें यहाँ पे जो है एक रूल लागू होता है एडजस्टम जनरस का, यानी कि ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर। मतलब कि जो पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई थी कोर्ट जो है वो रूल जो लॉ है वो यही चीज़ देखता है कि उसकी जो शुरुआत में जो चीज़ें लिखी हुई है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया उसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, यानी कि कोई भी 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, टैक्सी ऑटो जो भी हैं ये सारी ज़मीन में चलने वाली चीज़ें हैं। और जो मैंने आपको प्लेन का एग्जाम्पल दिया तो वो चीज़ उसमें कोई अभी हवा में चलने वाली या पानी में चलने वाली चीज़ नहीं लिखी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो रूल है एडजस्टम जनरस का वो लागू होता है, जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि जो उसके शुरू में लिखा हुआ था मैकेनिकल इंजीनियर, इसका जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है वो यही है कि ये इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड हो, ना कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना करके। द रूलिंग established द प्रिंसिपल दैट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायरस इट इज़ कम्प्लीटली वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई द कंपनी शेयर होल्डर और डायरेक्टर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा
कि जो कंपनी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर है वो कोई भी ऐसी चीज़ को जो है रेटिफाइड नहीं कर सकते जो कि अल्ट्रा वायरस हो, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है और कंपनी के जितने भी डायरेक्टर वो हैं वो सब मिलकर मतलब उसमें नहीं लिखी हुई है और ये चीज़ इलीगल है और वो मिल करके बोल दे कि नहीं जी ये चीज़ कर देते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। इस केस में पर्टिकुलर जो है ये कहा गया था कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अल्ट्रा वायरस द कंपनी इज़ वॉइड एब इनिशियो, इट कैन नॉट बी मेड इंट्रा वायरस बाई अ यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब कि सब मिल करके भी अगर जो है ये करना चाहे तो वो जो है वो नहीं कर सकते हैं। दिस डिसीजन reaffirmed the importance of adhering to the objects clause in the memorandum of association and the limitation of the company's powers। अब यहाँ पे जो डिसीजन था वो जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है उसकी लिमिटेशन और कंपनी की पावर को जो है दर्शाता है यहाँ पे। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड द कंपनी सो दैट दे मे नो द ऑब्जेक्ट इन विच देयर मनी इज टू बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लोग कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, जो भी उसके इन्वेस्टर शेयर होल्डर होते हैं, उनको जो है ये पता रहे कि वो किस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य मतलब कि ऑब्जेक्ट, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके का काम करती है या आगे भविष्य में कर सकती है, उसके लिए जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। It also protects the creditors by ensuring that the company's fund to which they must look for payment are not dissipated in unauthorized activity। और यहाँ पे जो क्रेडिटर होते हैं, मतलब जिन लोगों से कंपनी ने उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि भाई उनको पता रहे कि वो जो कंपनी को दे रहे हैं अपना पैसा उधार में, वो कंपनी किस चीज़ में उसे यूज़ कर रही है और आगे फ्यूचर में जो है उस चीज़ से वो वापस भी पैसा जनरेट करके दे पाएगी या नहीं। अब यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस था उसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन ए कंपनी पावर्स आर लिमिटेड टू दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कंपनी का जो भी कामकाज होता है या फिर वो जो भी करना चाहती है वो सारा का सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में से अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना होता है। एनी एक्शन टेकन बाय द कंपनी दैट गोज बियॉन्ड दोज पावर इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वायरस। अब अगर कंपनी उससे बाहर जा करके जो भी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि भाई हम ये चीज़ें करेंगे या फिर कर रहे हैं, उससे बाहर जा करके अगर वो कुछ चीज़ करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। एंड इफ़ देयर फॉर वाइड एंड अनइन्फोर्सेबल, और वो जो है वाइड हो जाता है और अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।